आप देख रहे हैं तनाजुर फर्रुख सुहेल गोइंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। तनाजुर में हमारे आज के मेहमान एक बड़ी मुनफरिद शख्सियत हैं, कर्नल मसूद अख्तर शेख। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि उनकी ज़िंदगी वक्फ है पाक तुर्क तल्लुकात के हवाले से। तो सुनिए और देखिए उनकी गुफ्तगू। कर्नल साहब कैसे हैं आप? जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये पाक तुर्की तल्लुकात की क्या है तारीख? पाक तुर्क तल्लुकात तो बड़े पुराने हैं, सदियां पुराने हैं, लेकिन अभी जो मैं उनके हालात देख रहा हूँ ना 1963 से, और काफ़ी अर्सा रहा भी हूँ, कोई 7-8 साल, और अभी भी पिछले 20-25 साल में काफ़ी वहाँ मेरे चक्कर लगते रहते हैं, कोई सेमिनार्स वगैरह में, कोई डिस्कशन वगैरह में, कोई सहाफ़त के सिलसिले में। तो उनको मैंने तुर्कों को भी और तुर्की को भी बड़े नज़दीक से देखा है। मैंने तुर्की का कोई क्या आपको पूरी तुर्की ज़बान भी आती है? अबूर है? हाँ, तुर्की ज़बान सीखने के लिए ही मैं पहले शुरू में गया। असल में मैं पहले रशियन लैंग्वेज पढ़ रहा था। ठीक है, तो आपने जो तुर्कों को देखा पाकिस्तान के तल्लुकात के हवाले से आप फरमा रहे थे। जी, उसके जब मैं 1963 में पहली दफ़ा वहाँ गया टर्की में, तो सारा तुर्की घूम के देखा मैंने। उसमें मैं गांव में भी एक 2 दिन रहने का मुझे मौका मिला। तो उस वक्त मैंने देखा कि शहर में जो लोग थे, यंगर जनरेशन, उनको इतना इस चीज़ का पता नहीं था कि पुराने ज़माने में और तुर्की की जो लड़ाई थी, आज़ादी की जंग, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1923 की, या उसमें पाकिस्तान के मुसलमान या इंडिया के उस वक्त के मुसलमान, उन्होंने कितना इस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था उसमें। उनको नहीं पता इस बात, जिसको यहाँ खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। जी, खिलाफत मूवमेंट उसके बाद शुरू हुई, होता तुर्क के ज़माने में हुई थी। तो गांव में जो एल्डरली जनरेशन थी, ज़रा थोड़े बूढ़ी उम्र के लोग, वो तो बड़ा छाती मिला के मिलते थे। पाकिस्तानी का पता लग जाए पहले तो वो आपको कहते थे अरब, पूछते थे मुमलिकत थोड़ी, हाँ अरब, वो अरब समझते थे हमें। तो हम कहते नहीं पाकिस्तान, तो फिर वो खूब जब मार के और हाथ पकड़ के जब मिलाते थे तो वो ख़त्म नहीं होता था सिलसिला। तो बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि पाकिस्तान के औरतों ने, यहाँ की औरतों ने अपने ज़ेवरात तक कंट्रीब्यूट किए थे उनकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। और उन ज़ेवरात से उनका एक ईस्ट बैंक है, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है तुर्की का। हाँ, अभी बहुत बड़ा बैंक है ईस्ट बैंक। वो बैंक उस पैसे से बना था जो पाकिस्तानियों ने कंट्रीब्यूट किए थे। ये उन लोगों को गांव में भी इस चीज़ का इल्म है, तो उस वजह से वो आपको बड़ा प्यार करते हैं। अभी ये जहाँ कश्मीर में ये जो ज़ल्ज़ला आया था जी, इस ज़ल्ज़ले के फ़ौरन बाद मैं गया टर्की, तो वहाँ गलियों में, बाज़ारों में, बड़े बड़े शहरों में भी वहाँ बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए थे, और वो साइन बोर्ड्स लगे हुए थे कि पाकिस्तान के भाइयों पर जुल्म हुआ है, आप उनकी मदद करें। अच्छा। शहरों में, गलियों में आपको इश्तिहार पड़े हुए मिलेंगे, और उसमें कि इतने हज़ार स्कूल वहाँ तबाह हो गए हैं, तो उनके बच्चों को अगर आप एक ईंट भी कंट्रीब्यूट करें, अच्छा, तो वो भी उनके नए स्कूल बनाने में बड़ी काम आएगी। इस किस्म के इश्तिहार, तो उनसे भी पता चलता था कि उन किस कदर उनको सिंपथी है पाकिस्तानियों के साथ, मोहब्बत प्यार है। मैंने वहाँ जितना अरसा मैं रहा हूँ, बड़े फैमिलीज़ के साथ दोस्ती रही है, और उनसे भी डिस्कस करके ये पता चलता था कि उनको कितना अफेक्शन है पाकिस्तान के साथ, कितना मोहब्बत है हमारे वहाँ के साथ। तो वो जब ज़ल्ज़ले के बाद मैं गया, तो एक हमारे वहाँ बेटी बनी हुई है तुर्क, कोनिया में। अच्छा। वो दोनों मियाँ बीवी अनकरा आए हमें मिलने के लिए, और हमें ले गए वो दोपहर को खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में। तो बड़ा मैंने कहा कि भाई आप हमारे गेस्ट हैं, मैं होस्ट हूँ यहाँ। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, आप जब तक तुर्की में आप हमारे गेस्ट। तो जब वो खा चुके खाना, तो ये मेरी बेटी भी, खालदा भी साथ थी जी। उसने, हुज़ैमा नाम है उसका, खातून का, राइटर है, 10-11 किताबें उसकी। अच्छा। हुज़ैमा ने अपनी चूड़ियाँ उतार के तो खालदा के हवाले डोनेशन दे दी पाकिस्तानियों को दिया, और अपना चुप करके, और कहने लगी कि ये जिस फैमिली को वहाँ जो अफेक्टेड लोग हैं, जिसको आप चाहेंगे आप उसको, ये जज्बा है वहाँ, ये जज्बा है, अभी तक वो है। अच्छा, 74 में जब साइप्रस ऑपरेशन हुआ, जब बुलंद अहमद प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, वो भी याद है? मैं वहाँ था उस वक्त जिस दिन ये हुआ है, जुलाई 74 में, जिस दिन ये हुआ है अटैक, हम गैलीपोली में थे।
अच्छा, बड़ी तारीखी जगह है गैलीपोली। गैलीपोली में उनकी अफसर मेस में ठहरे हुए थे और मेरे साथ जनरल अकबर मरहूम थे जो फोटो बड़े मारूफ जर्नल हुए हैं। जनरल अकबर थे, उन्होंने रात को कहीं एक जो लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे साथ उन्होंने प्रोटोकॉल अफसर लगाया हुआ था, उससे भी बात हो रही थी तो जनरल साहब ने उसको कहा यार तुम्हारी तुर्क कौम ऐसी ही है, आप बातें बहुत करते हैं और करते कुछ नहीं, ये इतना सा मुल्क है साइप्रस जिस पे आप कब्ज़ा नहीं कर सकते। अच्छा। अब वो खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी रात को टर्किश आर्मी लैंड कर गई वहाँ साइप्रस। तो वो अफसर जो था जिसको उन्होंने ये शर्म दिलाई थी कि तुम लोग ऐसे ही निकम्मे हो, बातें करने में तेज़ हो, वो सुबह 5:30 बजे आकर उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। तो मैंने उसको दरवाज़ा खोला, कहने लगा मैं जनरल से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, खैरियत है, मुझे बताओ क्या बात। कहने लगा मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, हम टर्किश आर्मी, बल्कि हम बातें नहीं करते, अमल करते हैं। तो टर्किश आर्मी ऑलरेडी लैंड कर गई है साइप्रस में आज, जो पीस ऑपरेशन जिसका नाम जो ऑपरेशन था। फिर उसके बाद उससे अगले रोज़ वहाँ गैलीपोली में ब्लैकआउट था शायद। तो मैं और एक और अफसर मेरे साथ पाकिस्तानी, हम लोग बाज़ार में, ऐसे ही अंधेरा था, बाज़ार में सैर कर रहे थे। तो एक तुर्क ने हमें पकड़ लिया, इस तरह हाथ से पकड़ कर छाती, तो वो समझा कि हम तुर्क हैं। अच्छा। तो उसने तुर्की में हमें कहा कि भाइयों कभी इतना नूर देखा है आप लोगों ने आसमान से चमकते हुए? अच्छा। तो हमने कहा कि हाँ वाकई बड़ा नूर है। कहने लगा ये इस वजह से है कि अपने साइप्रस पर कब्ज़ा कर लिया है। अच्छा। ये उसके पब्लिक के जो हमें रास्ता चलता हुआ एक आदमी, उसने हमें ये कहा, उससे उनके फीलिंग्स का पता चलता था। और उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने सपोर्ट किया था, पाकिस्तान की हुकूमत ने सपोर्ट किया था। तो मैं और जनरल साहब और एक और अफसर, हम लोग फेरी से यूरोपियन साइड से, एशियन साइड से यूरोपियन साइड पे जा रहे थे। उस फेरी में, और जनरल साहब भी यूनिफॉर्म में थे, मैं भी यूनिफॉर्म में था, उस फेरी में जितने लोग थे वो सब हमारे इर्द गिर्द आकर इकट्ठे हुए। अच्छा। और हमें नहीं पता था कि वो पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दी है इस सिलसिले में। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी थी, जो स्टेटमेंट थी वो उन्होंने उस स्टेटमेंट का रेफरेंस सारे दें। अच्छा। कि जी सिर्फ पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने हमारी ये हमायत की है इस काम पे, और उनको याद है, उनको याद है। अच्छा कर्नल साहब, आपने एक बड़ा लिटरेचर टर्की से उर्दू और उर्दू से टर्की में ट्रांसलेट किया, जी जी, पॉलिटिक्स को ट्रांसलेट किया, लिटरेचर को ट्रांसलेट किया। कितनी किताबें हैं आपकी जो टोटल ट्रांसलेशन और अपनी हैं? मेरी जी टोटल किताबें तो 19 छप चुकी हैं। आपने अजीज नेसन को भी ट्रांसलेट किया उर्दू में? अजीज नेसन को मैंने उर्दू में भी किया है, इंग्लिश में भी किया है। और ओरहान कमाल, उनके बहुत बड़े ओरहान कमाल को भी किया है, उसकी 2 किताबें मैंने ओरहान कमाल की तर्जमा की है। नाज़िम हिकमत को किया आपने? नाज़िम हिकमत की 101 नज़में तर्जमा की हैं। आपने 101 नज़में नाज़िम हिकमत की? नाज़िम हिकमत की, और इंग्लिश की पोइट्री में की हैं, वर्ड्स में। अच्छा जी। अच्छा, आपने बड़ा डीपली तहकीक की, तुर्की की, पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री की, कल्चर की, इवन अतातुर्क के कमालिज्म को। अतातुर्क के बारे में ये कहा जाता है कि वो एंटी इस्लाम थे, आपने इस पर कोई तहकीक की? मैंने इस पर बहुत तहकीक की है, और असल में परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान बनने के पहले इंडिया के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में ये रेवोल्यूशन हुआ वहाँ टर्की में, तो वो अतातुर्क के बड़े सख्त खिलाफ थे। उनकी तो जंग हुई थी, वो तुर्कों के ही खिलाफ थे। वो तो टर्की को मलियामेट करना चाहते थे। तो अतातुर्क के बारे में भी और तुर्कों के बारे में भी जितने गलत किस्म का प्रोपेगेंडा है वो अंग्रेज़ ने किया, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो किताबें हैं, वो इंग्लिश में है, जो कुछ हमें पहुंचा है वो अंग्रेज़ के हाथ से पहुंचा। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। और उनको कोई सिंपैथी नहीं थी तुर्कों के साथ। उन्होंने काफ़ी एग्जेजरेशन में, यहाँ तक कि अभी भी वैसे मुसलमान लोग हैं। मेरा एक आर्टिकल यहाँ अतातुर्क की एनिवर्सरी पे निकला था तुर्क पर, तो उसने मुझे दूसरे दिन टेलीफोन किया, एल्डरली आदमी, कहने कर्नल साहब आपकी क्या मत मारी गई है? अच्छा। ये इस यहूदी के बारे में आपने ये इतना तारीफ़ कर दी है उसकी। अच्छा। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा जी ये तो बड़ा लंबा मजमून है, बैठें कहीं तो डिस्कस करें। कहते नहीं, मैं इस बकवास को डिस्कस ही नहीं करना चाहता। अच्छा। बंद कर दिया टेलीफोन। यानी ये लोगों में गलत किस्म की, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम है और ब्रिटिश या वेस्ट के ऑथर्स हैं, उसकी वजह से ये हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने जी सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि अतातुर्क ने इस्लाम के लिए बहुत काम किया है। अच्छा, इस्लाम के लिए इस्लाम के लिए बहुत काम किया है। न्यू पॉइंट है लोगों के लिए, ये लोगों को नहीं पता है। मेरी एक किताब मैंने तर्जमा की है, मुझे उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दी थी तर्जमा करने के लिए अतातुर्क पर। उसका है यूनिवर्सल डायमेंशंस ऑफ अतातुर्क। अच्छा। वो पढ़कर फिर मुझे और ज़्यादा आंखें मेरी खुली। एक तो ये है कि अतातुर्क की कब्र पर
वहाँ एक म्यूज़ियम छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ। बिल्कुल है, देखा मैंने। उस म्यूज़ियम में एक अलमारी में एक कुरान शरीफ अच्छा बिल्कुल है वहाँ पे, खुला कुरान पड़ा पाक, हाँ, खुला पड़ा है। और उसके जो खुले हुए सफ़े हैं उनके मार्जिन्स पे अतातुर्क के हाथ से कहीं क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, कहीं उसने टेक्स्ट को अंडरलाइन किया हुआ है। और अतातुर्क ने डीपली पढ़ा कुरान पाक। उससे ये जाहिर होता है कि उसने कितना डीपली पढ़ा है। अच्छा। एक जगह पर 2 क्वेश्चन मार्क इकट्ठे दिए हुए कि उसको समझ नहीं आई, या कहीं कंट्रोवर्सी उसको लगती है कि ये पहले कुछ कहा हुआ और अब कुछ किया और कहा हुआ वगैरह वगैरह। तो उससे मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि यार इस बंदे ने तो बड़ी तहकीक करके की है ये। फिर जब मैंने ये किताब पढ़ी, ये टर्किश इसकी यूनिवर्सल डायमेंशंस ऑफ अतातुर्क तर्जमा की, तो उसमें एक ख़ास चैप्टर है कि उसने खिलाफत को क्यों ख़त्म किया। वो उन्होंने उसमें ये लिखा हुआ किताब में, जो उनके सोर्सेज जो हैं, एक काफ़ी रिलायबल सोर्स है, उन्होंने ये लिखा कि ये अतातुर्क ने ये फ़ैसला करने से पहले 3 हफ्ते एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे वो अपनी प्राइवेट सेक्टर, ये प्रिंसेस आइलैंड का आइलैंड है? नहीं, अच्छा, वो टर्की के दूसरे साइड पे है, एशियन साइड पे। अच्छा, ओके। उस आइलैंड पे जाकर उसने कहा है कि मेरे ऑफिशियल वर्क विल नॉट बी ब्रॉट टू मी। अच्छा। 3 बक्से वो भरे हुए किताबों के इस्लाम पर और इस्लामी तारीख़ पर और ऑटोमन एम्पायर की तारीख़ पर वो अपने साथ ले गया था। 3 हफ्ते उसने वो और कुछ नहीं किया सिवाय इस पे रिसर्च करने के कि ये क्या कुछ करते रहे और किस तरह ये जो खिलाफत का थी इंस्टीट्यूशन थी, इसका बेड़ा गर्क कैसे किया गया है। अच्छा। और वो उसका पॉइंट ये था कि जब से ये बादशाहत और खिलाफत कंबाइन हुए, उस वक्त से जितनी बुराइयां बादशाहत में होती थी उतनी खिलाफत वो सारी खिलाफत में आ गई। वो खिलाफत तो रही नहीं, बादशाहत हो गई। तो बादशाह सलामत जो कुछ करते थे वो खलीफा के नाम पे लग जाता था कि जी ये खलीफा साहब ने ये किया है। सही है। उस वजह से खिलाफत काफ़ी बदनाम हो चुकी थी। ठीक है। फिर दूसरा ये था कि खलीफा का जो रिट थी वो किसी जगह पे चलती नहीं थी। अच्छा। सिवाय तुर्की के कुछ हिस्सों के जो बड़े मुसलमान किस्म के थे और वो अरबिक कंट्रीज़ के साथ जिनकी बॉर्डर्स मिलते थे सीरिया से, वहाँ के मुसलमान ज़्यादा, दियारबकर और इन इलाकों वो ज़्यादा पक्के मुसलमान थे, तो वो इस चीज़ फॉलो करते थे। अदरवाइज़ उनका हुक्म शुक्म कोई चलता नहीं था। तो उसने कहा कि अगर इस बंदे की सच इस्लामिक, और जितने इस्लामिक मुल्क थे तकरीबन सारे के सारे उस वक्त गुलाम थे। सही है। दूसरी मुल्क यूरोपियन कंट्रीज, या फ्रेंच कॉलोनीज थी, या ब्रिटिश पकड़े हुआ, कहीं लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अपना काम दिखाया हुआ था। तो उस वजह से वो कहता है कि अगर इनकी दुनिया के मुसलमानों पे हुक्म नहीं चलता तो फिर इसकी खिलाफत की तो कोई तुक नहीं है। ठीक है। बहरहाल वो ख़त्म करके 3 हफ्ते तो उन्होंने अपने कैबिनेट का वहीं उसी आइलैंड पे ही सेशन किया और उनसे पूछा कि भाई क्या ख्याल है आपका, इसके खिलाफत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से लोगों ने उनको डराया कि जी इसका बड़ा सख्त रिएक्शन होगा लोगों में, क्योंकि ये बड़ी पुरानी इंस्टीट्यूशन है और आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं। उसने फिर अपना व्यू पॉइंट बताया कि मैं इस वजह से ख़त्म करना चाहता हूं। अच्छा। उस पर वो कुछ 1-2 ने अपोज़ किया, लेकिन बाकी सारों ने एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। ये हो गया। अब तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि उसने ये जो दरगाहों पे जाकर वो झंडे जो तवाहम परस्ती थी, जी हाँ, तवाहम परस्ती जो थी उसको बड़ी सख्ती के साथ उसने ख़त्म किया। सबसे पहला ये जो कि इस्लाम के मुताबिक नहीं है। तो इस किस्म के जो उसको इस्लाम को रिफॉर्म करने वाले स्टेप्स हैं ना, वो उसके ये हैं। उसने ये किया जी कि आप मसलन मौलाना रूमी का मज़ार है, जी हाँ, कोनिया में, तो कोनिया में अब उस मज़ार में आप अंदर जाने के लिए जूते नहीं उतारने पड़ते आपको। आप अंदर जाकर उसके हाथ फातिहा पढ़ने के लिए उसकी कब्र की तरफ नहीं मुँह कर सकते। ठीक है। साथ उसने एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवा दी कि अगर आपने अतातुर्क ने मस्जिद बनवाई कि आपने अगर नफल पढ़ने हैं इनके रूह के लिए और सवाब के लिए, इस्लाम तो यही है, तो इसमें जाके पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें। तो अब यही होता है कि सारे लोग वहाँ जाकर, तो उनमें फिर भी जो बाहर से आते हैं उनको कहीं को पता नहीं होता, तो वो हाथ उठाते हैं, तो वो जो वहाँ चौकीदार होते हैं वो उनको हाथ नीचे कर देते हैं। तो अतातुर्क एंटी इस्लाम या एंटी रिलीजन नहीं था, किसी हालत में भी नहीं था। ये इन चीज़ों से जो अंदाज़ा होता है। अच्छा, फिर उसने ये जो पीरी फकीरी थी, तवीज़ शवीज़ लिखने, और अच्छा ये वहाँ पे सिलसिला था, ये बहुत था, अरूज पे था। अभी भी बाज़ इलाकों में जो जहाँ जहालत है थोड़ी बहुत, वहाँ अभी भी ये चलता है। और अभी मौलाना रूमी के मज़ार पे मसलन बाहर पीतल के बड़े से बोर्ड में वो लिखा हुआ है, अच्छा, कि झंडी लगाना मना है,
इसकी जगह को चूमना मना है, कब्र पे ये झंडी नहीं लगानी, उस पे दुआ नहीं। मतलब सूफीज़म की भी ओरिजिनल एसेंस बरकरार रखी जी, तवाहम परस्ती को निकाल दिया। अच्छा, जो अतातुर्क का टर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली बनाना मुस्लिम दुनिया में एक पहला डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन उसको कहा जाता है, जहाँ पे औरत को वोट का हक दिया गया 1921, 22, 23 में, और वहाँ पर उन्होंने रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, जमहूर खल्क पार्टी बनाई। कुछ लोग अतातुर्क को डिक्टेटर कहते हैं, आप जैसे लोग उसको जमहूरियत पसंद कहते हैं, आप क्या डेफिनेशन करते हैं? मैं आपको बताऊं, ये असल में अतातुर्क के ज़माने में जो जनरेशन उनके बाद आने वाली थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम इस्मत इनोनू का आता है। हाँ, उनके राइट हैंड थे। इस्मत इनोनू उनके राइट हैंड थे, और वो ये प्रूव करना चाहते थे कि मैं अतातुर्क से भी ज़्यादा अतातुर्क हूं। हाँ, इसी अच्छा, ये इस्मत इनोनू है जिन्होंने अजान देनी, जो रेडिकल रिफॉर्म्स की। उन्होंने तुर्की ज़बान में अजान देने का हुक्म दिया। अतातुर्क ने नहीं दिया? अतातुर्क ने नहीं दिया। अच्छा। और नमाज तुर्की ज़बान में अदा करें। अतातुर्क का जो आर्डर था वो ये था कि तुर्की में कोई कुरान करीम इंपोर्ट नहीं किया जाएगा जिसके साथ तुर्की ज़बान में तर्जमा नहीं है। ये तो एन इस्लामी है और एन लॉजिकल है। मतलब है उसका, अगर आप मायने नहीं समझते कुरान पाक के, तो वो यही कहता है कि जब उनको समझ ही नहीं आती तो इसके पढ़ने का मेरे ख्याल में तो कोई फ़ायदा नहीं। सही। लेकिन अभी हमारे यहाँ ये बच्चों को कहते हैं नहीं, बस सिर्फ ऐसे उंगली फेर दो तो फिर भी वो तुम्हारा। तो अस्मत अनोनो जो सा था वो 2 कदम आगे बढ़कर उसने साबित करने की कोशिश। और फिर उसके साथी जो थे अनोनो के साथी जो थे, वो भी उन्होंने फिर और एग्जेजरेशन करते गए। 50s में ये सेटल डाउन होना शुरू हो गया था, सेकुलरिज्म और इस्लाम का इशू। अब इस्लाम और सेकुलरिज्म सेटल्ड है वहाँ पे ये इशू? नहीं, अब सेकुलरिज्म काफ़ी स्ट्रांग था। मैं 63 में जब गया हूँ तो उस वक्त बहुत स्ट्रांग था। अच्छा। लेकिन जब मैं 66-67 में स्टाफ कॉलेज कोर्स कर रहा था तो मेरे साथ यंग स्टूडेंट्स थे, मेजर्स थे, कप्तान थे तुर्क, जिनके माथे पे मेहराब था। अच्छा। और उनमें से सर्दियों में साथ ही मस्जिद थी, ये यल्दस पैलेस में होता था स्टाफ कॉलेज उस ज़माने में, और वहाँ वो बादशाही मस्जिद थी साथ ही। तो वो दोपहर को खाने का ब्रेक होता था तो वो जाता था सीधा मस्जिद में। अच्छा। तो मैं भी उस ज़माने में नमाज़ पढ़ता था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम मस्जिद में जाते हो तो वहाँ कोई गर्म पानी का इंतज़ाम है? तो कहने लगा क्यों, क्या करना है? मैंने कहा मैं वुज़ू करना चाहता हूँ। मैं कहना है नहीं, मैं तो वुज़ू नहीं करता, मैं तो वुज़ू में 24 घंटे वुज़ू में रहता हूँ। एक यंग मेजर मुझे ये बता रहा है, तुर्किश आर्मी का। तो इतना उसमें तब्दीली आ चुकी थी 66-67 तक। फिर जब ये एर्बकान साहब की हुकूमत आई, और उनकी हुकूमत लोकल इलेक्शंस के ज़रिए आई, उन्होंने तुर्की में अक्सरियत लोकल इलेक्शंस में, लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस थे उनमें अक्सरियत उन्होंने जीती। ये रिफा पार्टी है उससे पहले, जब 70s में एर्बकान की पहली पार्टी जो 70s में थी, हाँ जी, पहले उस पे उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि जो तुर्की के, हमारे मुल्क में भी ये है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है पैसे मिलने के। तो वहाँ भी ये था कि जो रिच बलदिये थे, इस्तांबुल हो गया, इजमीर हो गया, अंकारा हो गया, ये इनके पास तो बड़ा पैसा था, पॉपुलेशन बहुत थी और रेवेन्यू ज़्यादा आता था। जो ईस्टर्न कंट्री वो हैं मुल्क हैं, अलाजीर है, दियारबकर वगैरह है, ये अर्ज़रूम है, दोगबा यजीद, ये सारे गरीब एरियाज हैं। तो वहाँ उनके पास पैसा कोई नहीं होता था, बहुत कम होता था, इसलिए वो कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। गलियाँ कच्ची पड़ी हुई हैं, सड़कें नहीं हैं वगैरह वगैरह। एर्बकान ने आते ही कहा कि जी ये ट्रांसफरेबल हैं फंड्स। अच्छा, बड़े शहरों के फंड इंटरसिटी ट्रांसफरेबल है। 70s में उन्होंने शुरू किया। उसकी वजह से वो जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि छोटे छोटे शहरों में जहाँ पहले कुछ भी नहीं होता था वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गई है, क्योंकि पैसा आ गया उधर से, इस्तांबुल से आ गया, अजमेर से आ गया, अंकारा से आ गया। उसका इम्पेक्ट इस पार्टी पर बहुत हुआ, एर्बकान की पार्टी। फिर जब जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें उन्होंने स्वीप किया, फिर इन्होंने कोलिशन बनाई बुलंद एजवत के साथ, उसमें ज़रूरत पड़ गई। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो 70s तक था वहाँ पे, आज उस पर्सपेक्टिव में सेकुलरिज्म की डेफिनेशन आप क्या करते हैं तुर्की के? इसकी डेफिनेशन तो वेरी करती आई है। अच्छा। शुरू में सेकुलरिज्म का मतलब था कि बिल्कुल मज़हब को सियासत में बिल्कुल नहीं लाना किसी हालत में। अच्छा। लेकिन उसकी फिर जब इंटरप्रिटेशन शुरू की अतातुर्क के फॉलोअर्स ने, तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि अब मैं आपको बताऊँ, मैं 70s में
80s में एरबकान थे चीफ अपना प्रेसिडेंट थे। तो मैं जनरल ज़िया के साथ एज इंटरप्रेटर काम करता हूँ कोई 10-11 साल। हम लोग वहाँ टर्की में गए तो वो 3 दिन का दौरा था, 3 दिन रात वो हमारे साथ रहा। केनान एवरेन। अच्छा, केनान एवरेन ग्रुप के जनरल केनान एवरेन। तो जो आखिरी दिन था उस दिन हमने गैलीपोली जाना था और वहाँ एक गांव में हमने नमाज़ पढ़ी थी। अच्छा। तो वो सुबह सवेरे अपना एवरेन साहब ने कह दिया कि मिस्टर ज़िया, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू कंपनी यू टुडे, आई विल जॉइन यू इन इस्तांबुल इन द आफ्टरनून। ओके। अब वो चले गए तो जनरल साहब ने मुझसे पूछा, यार ये अचानक ही इसका है यार। मैंने उसे बताया जनरल ज़िया को, मैंने कहा जी ये इसलिए नहीं गया कि ये ऑफिशियल समझा जाएगा कि ये जी ऑफिशियली प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ नमाज पढ़ी है। ये 80s तक सूरत हाल थी। वो इसको पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते कि प्रेस जो है, मीडिया, वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो एवरेन के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि जी वो सेकुलरिज्म ख़त्म हो गया। तो जो टाइम गुजरता गया सेकुलरिज्म डाइल्यूट होता गया, सेटल डाउन होता गया, उसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन बनती। और उसकी वजह एक ये भी थी कि इस्लाम पहले भी कभी भी गांव में ख़त्म नहीं हुआ। बड़ा पक्के मुसलमान हमसे ज़्यादा, लेकिन अब तो तुर्की के शहरों में मसाजिद, शहरों में भी, इस्तांबुल में है दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं शहरों में। तो अब कोई क्लैश नहीं है सेकुलरिज्म और इस्लाम का? खत्म होता जा रहा है ना, क्योंकि सेकुलरिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों तरफ। सेकुलरिस्ट फोर्सेस जो हैं वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती जा रही हैं। अच्छा। शुरू में उनकी पॉलिसी ये थी कि इस्लाम को मॉडर्नाइज करके पेश किया जाए। तो उस मॉडर्नाइजेशन में उन्होंने बहुत सी गलतियाँ की। अच्छा। जिनकी वजह से लोगों में और ज़्यादा एंटी सेकुलरिज्म फीलिंग्स। लेकिन जो इस्लाम पॉलिटिक्स में वहाँ आया या पॉलिटिक्स में इस्लाम आया वहाँ पे? अभी ना पॉलिटिक्स में आया इस्लाम, ना इस्लाम में पॉलिटिक्स। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी वहाँ इस्लाम ने काफ़ी, एरबकान की पहली हुकूमत, तो उसके बाद से काफ़ी इसको स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो गई। अच्छा। एरबकान साहब में एक वो थी बुरी आदत ये थी कि वो बड़े पक्के तुर्क थे, नेशनलिस्ट थे, लेकिन उनका जो पर्सनल एटीट्यूड था वो भी, अगर एक तुर्क एक फैसला कर लेता है कि ये काम मैंने वो अटल रहता है करके, वो दीवार कहता है जी मैंने गिरानी है और सर से टक्कर मार के गिरानी है। ये एरबकान साहब का एटीट्यूड, ये उनका एटीट्यूड था। ओके। तो हुकूमत मिली तो उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ फ़ौरन प्रोपेगेंडा शुरू किया और इस्लामी मुल्कों के साथ। अमेरिका ने उन्हें इनवाइट किया, वो था अमेरिका के लिए फर्स्ट विजिट। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले ईरान जाऊँगा। तो अब क्या सूरत हाल बनती जा रही है? अब उसके बाद अब तैयब एर्दोआन जो है ये बहुत ही टेक्टफुल आदमी है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, वाइज है, बहुत टेक्टफुल आदमी है। जिस तरीके से इसने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म किया है, क्योंकि दुनिया की बड़ी निगाहें इस इशू पे हैं जी हाँ, और वो इसने ग्रेजुअली किया है, आहिस्ता आहिस्ता, और वाइजली भी किया। आप समझते हैं, तदब्बुर के साथ वाइजली किया है। अतातुर्क ने जो किया था, एक चीज़ उसने एंटी अरब उसकी जो फीलिंग्स थे उसमें 2-3 वजूहात थी। एक तो उसका जो लोगों को उसने बताया वो यही था कि ये अनपढ़ कौम है, ये हमें, वो अरब तुर्क कॉन्फ्लिक्ट था सदियों पुराना, वो एग्जिस्ट करता उसमें, अब वो नहीं है। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अहमद दावतोगलू जी, जिनको इन्होंने नामजद किया। वो खुद एक प्रोफेसर हैं, यंगस्टर, और इत्तेफाक से मुझे भी उनको मिलने का इत्तेफाक हुआ है और एक कॉन्फ्रेंस में। तो ये उनकी पॉलिसी है, जीरो कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने अरबों से ताल्लुकात बनाए, इवन आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, बना रहे हैं वो। हाँ, मतलब तैयब एर्दोआन गए हैं आर्मीनिया, चूंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट भी है आर्मीनिया के साथ। वो क्या तारीख है? वो बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है। मेरी एक किताब है, लाइज एंड मोर लाइज। ओके। वो तर्जमा नहीं है, वो मैंने खुद रिसर्च वर्क है, कुछ 2-2.5 साल में मैंने आर्मीनियन जेनोसाइड के इशू पे है। उस इशू पे है कि जो आर्मीनियंस ने जितने भी एलिगेशंस किए हैं तुर्कों के खिलाफ, वो सारे गलत हैं। अच्छा। वो सारे गलत हैं और सारे इंस्पायर्ड हैं बाई फ्रेंच एंड ब्रिटिश पॉलिटिशियंस। ओके। ये सिचुएशन ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान टर्की 5 महाजों पर जंग लड़ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। और जितने अलाइड आर्मी इनको मलियामेट करने आ रही थी, और जितने तुर्क जवान थे वो सारे बॉर्डर्स पे थे। ठीक है।
तमाम के तमाम फोर फ्रंट पे सिविलियन वार कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, वो सब भर्ती करके उन्होंने पहुँच दी। गाँव में सिर्फ बूढ़े आदमी, लाचार माजूर आदमी, लंगड़े लूले अंधे, औरतें, ये 3 किस्म के लोग गांव में रह गए थे। उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने और रशियंस ने आर्मीनियंस को उकसाया कि तुम लोग इतने 1000 साल से इनकी मातहत रह रहे हो। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन टेंडेंसी है आर्मीनिया में। हाँ जी। तो हालांकि आर्मीनियंस को ऑटोमन एम्पायर में उनको दी मोस्ट फेथफुल नेशन ये डिक्लेयर किया हुआ था। अच्छा। उनकी बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब्स पे आर्मीनियंस अपॉइंट हुए थे। दरबार में भी होते थे, फॉरेन मिनिस्टर्स तक उनके आर्मीनियंस रहे ऑटोमन एम्पायर में। अच्छा। तो उनको काफ़ी इन्होंने फैसिलिटीज दी हुई थी और फ्रीडम थी। लेकिन जब ब्रिटिश और फ्रेंच इंपीरियलिज्म इमर्ज किए, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, एक रिलीजन को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया थ्रू आर्मीनिया। ओके, क्योंकि अब यूएस कांग्रेस में भी रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने रख लिया आर्मीनिया के इशू पे। फ्रांस ने भी किया हुआ है कि आइंदा मुस्तकबिल में जरा स्क्रू टाइट करने के लिए टर्की को आर्मीनिया का इशू इस्तेमाल करेंगे। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अभी उन्होंने असल में उनको जो आर्मीनियंस जो प्रोपेगेंडा करते रहे ना, वो अंग्रेजी ज़बान में करते रहे या फ्रेंच में या जर्मन में। जी जी। उसका जो तुर्कों ने पहले तो 70s तक जवाब ही नहीं दिया, खामोश थे। खामोश इसलिए रहे कि जी जो इनकी एलिगेशन है वो तो ऑटोमन्स के हैं, खिलाफ हैं। तो हमारा ऑटोमन एम्पायर ही नहीं रही तो हम उसका क्यों खामखा लड़ाई बोल लेते। तो अब वो जवाब देने जा रहे हैं। उसके बाद फिर सिचुएशन ये हुई कि यहाँ पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क में ऊपर नीचे 2 आर्टिकल्स छपे आर्मीनियंस के हक में, खुसूसन इंग्लिश जर्नलिज्म में छपे, इंग्लिश जर्नलिज्म में, और उनमें से एक उन्होंने ब्रिटिश पेपर से उठाया था। अच्छा। और एक उन्होंने फ्रेंच पेपर से उठाया। एक डान में छपा था, एक न्यूज़ में छपा था। आई सी। अब वो जब यहाँ टर्की का एम्बेसडर नया आया हुआ था, कमाल गुर जी, कमाल गुर, हाँ बड़े मशहूर। उन्होंने मुझे रिंग किया, कहना यार मैं तो यहाँ आया था कि ये दोस्त मुल्क है और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो हैव यू रेड दिस आर्टिकल? मैंने कहा यस। कहा व्हाट डू यू से अबाउट दिस? तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा यहाँ एक तो आर्मीनियंस के बारे में किसी की वाकफियत नहीं है, दूसरा मैंने कहा अखबारात को भी इसका चूँकि बैकग्राउंड का नहीं पता इशू का, तो इसलिए वो जब पिकअप करते हैं आर्टिकल दूसरे तो वेस्ट से ही लेते हैं, वेस्ट से ले लेते हैं, उठा लेते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में। तो मैंने कहा जी बताएं कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करके तो इस पे कोई किताब लिखी। आपने फिर ये किताब लिखी, लाइज एंड मोर लाइज, आर्मीनियन इशू, इंग्लिश में छपी? या इंग्लिश में छपी ये बैन भी है कुछ मुल्कों में? ये अभी अमेरिका में बैन है। अच्छा, अमेरिकियों ने बैन किया इस किताब को। तो इस किताब को इसकी 3000 कापियाँ मैंने छाप, 1000 तो यहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की पूरे मुल्क में। तो आपका जो तहकीक है इस किताब में वो ये है कि वो जेनोसाइड नहीं था हुआ? जेनोसाइड नहीं था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ जो था। जब ये कहते थे ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई है, तो वो आर्मीनियंस की एक ग्रुप ने तो रशिया के साथ मिलकर, रशियंस ने उनको ईस्ट में अटैक कर दिया था बॉर्डर जंग। बिल्कुल ऐसे। रशियंस के साथ मिलकर ये तुर्कों के अगेंस्ट लड़ते रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आर्मीनियंस। दूसरा, इन्होंने जो बाकी आर्मीनियंस मुल्क के अंदर थे उनको इन्होंने सैबोटाज के लिए, और उन्होंने जो पुल थे गाड़ियों के और सड़कों के वो सारे उड़ा दिए। ठीक है। उसकी वजह ये थी, उसके नतीजा ये था कि फ्रंट पे आपकी चीज़ें नहीं पहुंचती थी, ना मेडिकल एड पहुंचती थी, ना खाने, सारी पाइपलाइन जो डिस्टर्ब थी। अच्छा कर्नल साहब, आजकल तैयब अर्दवान एक तुर्क लीडर हैं और हम देखते हैं कि अरब गलियों में, ये महज शायद कोई 200-400 साल के बाद हुआ है कि एक तुर्क लीडर की तस्वीर जो सी है वो गजा में और बगदाद में और लेबनान में और मिस्र में, ये क्या फिनोमेना है कि एक नॉन अरब पॉलिटिशियन मिडिल ईस्ट का तैयब अर्दवान अरबों में, इवन पाकिस्तानियों में पॉपुलर, इसकी क्या वजूहात? उसकी जी एक तो वजह ये है कि ये अरब कंट्री जितने भी हैं ये सारे तुर्की एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। इन्होंने जंग लड़ी तुर्कों के खिलाफ, जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने प्लान किया सारा, और ये सारे अंग्रेजों का उनका ये ख्याल। लेकिन आज क्या है, आज क्या इसराइल के इशू पर कंसर्न है अरब? हाँ नहीं, उसकी वजह मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उस वजह से उन्होंने बड़ा जोशो खरोश दिखाया वहाँ की पब्लिक ने उस वक्त, एंटी टर्किश हुआ। उनका ख्याल था कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी की बजाय वो जो पावर जिन्होंने उनको ये छुड़वाया ऑटोमन एम्पायर से, उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया। सही है। इजिप्ट पे अंग्रेज़ बैठ गए तो फ्रांस आ गया इस सीरिया में, तो
और एक नई रियासत भी खड़ी कर दी इसराइल की नए वो उनको नई किस्म की गुलामी मिल गई। यानी ऑटोमन एम्पायर से जान छूटी तो उनको ये मिल गए फॉरेन पावर्स। इस पर उनके दिलों में ये बददिली पैदा हो गई और वो कहते हैं कि ये तुर्क तो इससे बहुत अच्छे थे। तो जब ये इन पावर्स को विड्रॉ करना पड़ा वहाँ से अंडर इंटरनेशनल प्रेशर, उसके बाद से तुर्कों के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, पर्टिकुलरली इराक़ के साथ। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही। इराक़ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इनके, और सीरिया के साथ अब कॉन्फ्लिक्ट रहा है पानी के इशू। सीरिया के तो टेरिटोरियल झगड़ा भी था। हाँ। कि साउथ में जो सीरिया के साथ बॉर्डर मिलता है वो सीरिया क्लेम करता है, और अपने नक्शों में भी उन्होंने उसको सही है सीरिया का हिस्सा दिखाया हुआ, हताए का रीजन जो है किसी ज़माने में जी आता है। तो वो ये जो उनकी सिंपथीज थी वो तुर्कों के साथ ट्रेड होनी शुरू हो गई, क्योंकि टर्की को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था इनके साथ ट्रेड करना बजाय कि यूरोप कन्वे करें अपनी सामान। ठीक है। तो उस वजह से ये लोगों में, और फिर टर्किश पॉपुलेशन भी जो ओरिजिनली अरब ओरिजिन की थी, जो दियारबाकर इस एरिया में, इज़मीर वगैरह में, वो सारे शिफ्ट करके वापस इराक़ में चले गए, सीरिया में चले गए। अच्छा। तो वहाँ उनका भी इन्फ्लुएंस काफ़ी है। अच्छा, तो अब ये ट्रेड इंटरेस्ट बड़े पहले, चूंकि टर्की बड़ा इमर्जिंग इकोनॉमी है मिडिल ईस्ट की। दूसरी वजह ये इसराइल के साथ जो हुआ, पैलेस्टीनियन ने किया इसराइल ने गजा में, तैयब अर्दोआन ने शिमोन पेरेज के साथ वो डिवोर्स में 2 साल पहले प्रोटेस्ट भी किया, और फिर अभी भी देखा, तो वो वजह भी है। वो वजह भी है, यकीनन वो वजह भी है। और इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है कि जब से ये इस्लामिक ओरिएंटेड गवर्नमेंट आ गई है। इससे पहले अब्दुल्ला गुल की और तैयब अर्दोआन की, इससे पहले मैंने देखा कि वहाँ मैं कई फौजी अफसरों को पूछता था कि यार तुम लोगों ने ये सारी दुनिया में तुम अकेले मुसलमान मुल्क हो जिन्होंने इसको इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया, क्यों रिकॉग्नाइज़ किया? तो उनका आर्गूमेंट होता था कि जी ये एक तो अरब कंट्री जो हैं ये बड़े डरपोक हैं। अच्छा। तो हम डरपोकों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। ये उनका आइडिया। वो कहते हैं कि जी ये देखें कितना इनके पास पैसा है, कितनी इनकी पॉपुलेशन है, इनिशिएटिव नहीं है, इतना सा मुल्क है इसराइल जो इनके दिल पे आकर बैठा हुआ है और इनको। अच्छा, आपका मसलन राब्ता हुआ है तैयब अर्दोआन से और अब्दुल्ला गुल से मुलाकात रहती है? मेरी दोनों से मुलाकात है। तैयब अर्दोआन से तो उस वक्त की मुलाकात है जब ये इस्तांबुल के मेयर होते थे। बड़े मशहूर मेयर हुए, इन्होंने इस्तांबुल को बड़ा बनाया, काम किया इन्होंने इस्तांबुल में। इस्तांबुल के मेयर शायरी भी करते हैं उस वक्त से जी शायरी भी करते हैं, और अपनी एक पोएम पर ये पकड़े गए थे और जेल भी काटी इन्होंने। अच्छा। ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। हाँ जी। तो उस वक्त इन्होंने तैयब अर्दोआन इसको अब्दुल्ला गुल को पहले बना दिया था, और फिर वो आपस में एग्रीमेंट था उनका। तो वो कैसी लीडरशिप है अब्दुल्ला गुल की और तैयब अर्दोआन की? मेरे ख्याल में तो बड़ा अच्छा जा रही है। और पाकिस्तान से भी अब लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। क्या हम उम्मीदें, हम खुद अपने अब्दुल्ला गुल और तैयब अर्दोआन नहीं पैदा कर सकते? नहीं पैदा कर सकते, हमारी ये बड़ी मुश्किल है। तुर्कों में 2-3 जो खसूसियात हैं, उनमें से सबसे बड़ी खासियत है उनकी हुब्बे वतनी। अच्छा, वो कौम परस्त होते हैं? कौम परस्त हैं। आप उनसे आप यानी लतीफ़ा ही समझ लें कि इतने छोटे छोटे केले हुआ करते थे टर्की में, जैसे हमारे चिटागांग के केले होते थे। सही है, सही। छोटे केले, बड़े छोटे। हाँ। और एक्सपेंसिव होता है केला वहाँ। तो वो भी मुझे वो कहते थे कि जी ये केला खाओ, ये बड़े हमारे केले बड़े अच्छे होते हैं। इतना प्राइड है अपने इतना प्राइड है हर चीज़ में। मैं जब पहली दफ़ा वहाँ गया तो मेरा एक दोस्त है यहाँ, जमील मलिक फोत हो गए हैं, बड़े अच्छे पोइट थे। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कुछ मंगाना है वहाँ से, मैं जा रहा हूँ 6 महीने के लिए। कहने लगे यार मेरे लिए कोई वहाँ टर्किश लिटरेचर पर कोई क्रिटिसिज्म की किताब ले आना। तो मैं वहाँ वापस आने से पहले वो एक किताबों की बहुत बड़ी दुकान थी, वहाँ गया तो उसने मुझे अंग्रेज़ी में कहा हेलो वेलकम। उस ज़माने में अंग्रेज़ी बहुत कम लोगों को आती थी कि कैन आई हेल्प। मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ एक बुक ऑन टर्किश लिटरेचर, क्रिटिसिज्म उसका। ओ नो क्रिटिसिज्म तुर्किश लैंग्वेज। अच्छा। तुर्किश लैंग्वेज वेरी गुड, तुर्किश लिटरेचर वेरी गुड, नो क्रिटिसिज्म। अच्छा। ये उसका जवाब था। अच्छा अच्छा। तो उससे पता चलता है कि कितना इनको फ़ख्र है, कितनी अपनी कौमियत पर, अपनी हर चीज़ कौमी उस पर हुई इनको। ये इनकी एक बुनियाद है आगे बढ़ने की जहाँ अपने पे प्राइड करना। दूसरा मैं आपको एक बताऊं कि मैं जब 63 में वापस आया हूँ 6 महीने रह के, तो पूरा टर्की मैंने बड़ी अच्छी तरह देखा था। यहाँ दोस्त मेरे वापस आए हैं तो पूछते थे कि जी तुर्की कैसा मुल्क है, तो मैं उन्हें कहता था कि ये पाकिस्तान को कराची समझ लो
और तुर्की को गुजर खान समझ। ये फर्क था, 60s। इतना फर्क था हमारी डेवलपमेंट में। और आज ये अयूब खान का ज़माना था यहाँ। हाँ, और आज उसका बिल्कुल उलट है। आज पाकिस्तान गुजर खान है और तुर्की जो है वो। अच्छा, आपने अजीज नेसन को ट्रांसलेट किया, नाजिम हिकमत को। फैज साहब से भी राब्ता रहा आपका? जी, फैज साहब से राब्ता यूँ हुआ कि मैंने अजीज नेसन की पहली किताब जो थी 17 कहानियाँ थी, उसमें तमाशा बड़े मशहूर तुर्की के दानिश्वर हुए, अदीब, मुसन्निफ। मेरे बड़ी दोस्ती उनके साथ, मेरे नेसन साहब से के साथ। हाँ, अच्छा, नेसन के साथ इतने मेरे पास उसके बल्क पड़ा हुआ है, उसके खतूत का। अच्छा, खतूत का। तो अभी उनके, मैं पिछले साल गया था तो उनकी वक्फ एक बना है वहाँ बच्चों को, उसके यतीम बच्चों के लिए। तो उन्होंने मुझे, उसका बेटा है वहाँ इंचार्ज, उसने कहा कि मुझे वो हमें वो भेज दें आप, ताकि हम वो। तो आपने इस तरह नाजिम हिकमत को ट्रांसलेट किया, अजीज नेसन को किया, और हान कमाल को किया उर्दू में, और तुर्की में से किसको और किया? एक उनका बहुत बड़ा मुसलमान फिलासफर रहा है, नजीब फाजिल कसकुरेग। हाँ, बड़े मशहूर नजीब, बड़ा मशहूर राइटर है, फिलासफर है, अल्लामा इकबाल के पाए का। जी। और इस्लाम की तरफ जो एटीट्यूड है वो वही है जो अल्लामा इकबाल का था। अच्छा, कि मुल्ला के सख्त खिलाफ और इस्लाम की स्पिरिट के करीब। हाँ, इस्लाम को मॉडर्नाइज करने वाला। फिर वो पोइट्री में एक्सट्रीमली गुड पोइट। अच्छा, शॉर्ट स्टोरीज में एक्सट्रीमली गुड, यूरोप के बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में काउंट होता है। अच्छा, एज ए प्ले राइट शेक्सपियर के साथ उसका मुकाबला करते हैं। अच्छा, यानी इतना उसको बड़ा आपने ट्रांसलेट किया? जी हाँ, लेकिन उस बंदे के बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता था। अच्छा, तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने वहाँ टीवी वालों ने इंटरव्यू करते करते पूछा कि जी आप नजीब फाजिल के बारे में क्या जानते हैं। मैंने कहा बहुत ग्रैंड आदमी था। तो मैंने कहा मुझे अफसोस ये है कि दुनिया में इसको किसी ने नाम ही नहीं सुना आज तक। तो वो चूँकि एंटी सेकुलरिज्म था, बड़ा ब्लंट किस्म का, तो उसको गवर्नमेंट जो भी आती थी उसका बेड़ा गर्क करती थी, उसकी प्रेस जब्त हो जाता था, उसकी किताबें जला देते थे वगैरह। उसको मुल्क से बाहर जाने का किसी ने मौका नहीं दिया। अच्छा, आपने उरहान पामुक को भी ट्रांसलेट किया, जिनको नोबेल मिला है? जी, कुछ चीजें नहीं, पामुक को भी नहीं किया। नहीं। और वो इस वजह से कि इस बंदे का बेसिक एटीट्यूड फॉर द लास्ट 10 साल से तकरीबन वो यही था कि मैंने नोबेल अवार्ड लेना है। प्रो वेस्ट हुए होंगे, तो उसके लिए प्रो वेस्ट हो गए। अच्छा, सो मच हो कि वो एक तुर्क ऐसा है जो कि आर्मीनियंस की फेवर में है और बड़ा ओपनली आर्मीनियंस के फार, वो एक तरीका है हमारे वही कि उनको हाँ हमने कत्ल किया है। वो एक तरीका है हमारे ईस्ट के आज के दानिशवरों का, खुसूसन 9/11 के एज ए राइटर उसको कोई जानता नहीं था, तुर्की में भी कोई, तुर्की के अंदर। मेरे अच्छा, पास याशिर कमाल के बारे में डायरेक्टरी है राइटर्स की, उसमें भी उसका नाम कहीं भी नहीं आता। याशिर कमाल? याशिर कमाल भी बहुत अच्छा राइटर है। उसकी असल में वो अदाना का रहने वाला था, अदाना में पैदा हुआ, तो छोटा सा था, 4 साल का था तकरीबन, जब उसके वालिद की वफ़ात हो गई। तो उसने बड़ी मुश्किल से खींच खांच के तो 6ठी जमात तक तालीम हासिल की और फिर उसको वो लेबर करनी शुरू हो गई। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपने जो सारा काम किया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि पाक तुर्क ताल्लुकात जो उनसे हैं वो इल्मी, फिक्री और अवामी बुनियादों पर मजबूत हों? एक तो ये है। अच्छा, दूसरा उसमें मेरा जो एक कंसिडरेशन रही है वो यही है कि मैंने जब अजीज़ नेसन की शुरू में एक रसाले में कहानी उसकी वीकली निकला करती थी, तो वो पढ़नी शुरू की। वो काफ़ी आसान था मेरे लिए जब मैं लैंग्वेज स्टडी के लिए गया था। तो मैंने कहा यार ये तो पाकिस्तान की कहानी है, बिल्कुल वैसी है। हाँ, बिल्कुल वैसी कहानी है ये। फिर मैंने उसकी बाकी किताबें भी, वो उसके साथ दोस्ती हुई तो उसने मुझे बेशुमार किताबें, उसकी कोई 80 से ज़्यादा किताबें हैं, तो मेरे पास भी 80 के करीब किताबें पढ़ी हुई उसकी। तो वो जब किताबें दूसरी पढ़नी शुरू की तो उनमें भी मुझे बहुत सी कहानियाँ ऐसी मिली जिनमें पता लगा कि जी हाँ ये तो हमारी बीती है, फिक्शन है, आप बीती है। तो मेरी जितनी भी किताबें छपी हैं अजीज़ नेसन की और दूसरी भी, इवन उरहान कमाल की भी, उनमें कमेंट्स जब अखबारों में रिव्यूज़ वगैरह छपते रहे हैं तो उनमें एक सबसे पहला पॉइंट यही होता था कि अगर मुतरजिम ये ना बताए कि ये तर्जमा है तुर्की से तो ये बिल्कुल हमारे माहौल की। अच्छा, यही मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे आजकल बड़ा रिवाज है कि तुर्की से सीखने का। हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी गए, अब्दुल्ला गुल को भी मिले, लाहौर में एक इंटरचेंज का नाम भी रख दिया। क्या लेसन है तुर्की से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, हम क्या सीख सकते हैं? हमें काश कि ये, मैं पिछले साल वहाँ टर्की में था तो उनके अंकरा रेडियो से मेरे लिए उन्होंने उर्दू प्रोग्राम में मुझे एक इंटरव्यू किया। अंकरा रेडियो? अच्छा। तो उसमें यही सवाल था उनका। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा पाकिस्तान तुर्की से एक तो ये कौमियत
अपनी कौम से, सरजमीन से, मदरलैंड से प्यार करना, अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करते हैं। मैंने कहा अतातुर्क को ले लें, एक ढेला उसने अपना नहीं छोड़ा, सारी जायदाद सारा पैसा वो कौम के नाम पे लगा गया। अतातुर्क का कोई एसेट नहीं था? नो एसेट्स, सारे एसेट सब कौम के नाम। बाद में भी सिलसिला ये रहा, बड़े चल रहे हैं अभी भी उसके बहुत। बाद की जो लीडर्स आते हैं ऐसे ही आते हैं, मोस्टली वो ऐसे ही आते हैं, अक्सर ऐसे हैं कि उनमें यानी उन पर बदनामी। बुलंद अजवत का भी कोई एसेट नहीं, ऐसा नहीं है। सही है। तो उनका जो है ना ये प्राइमरीली वो है कौम परस्त है। सेकंड लेसन जी, दूसरा लेसन ये है कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा, बहुत मेहनती, इतने मेहनती हैं आप अंदाज़ा लगाएं कि मेहनत और कौमियत का एक किस्सा मेरे होते हुए वहाँ एक दो भाई ड्राइवर थे, वो जर्मनी से 7 साल रह के आए थे। जर्मनी में जाते ही उन्होंने जो चीज़ उनके नोट में आई वो थे ये ऑटोमेटिक वॉशिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स के साथ। उन्होंने वो देख कर कहा कि यार ये तो हमारे मुल्क में होना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी लाते हैं, टेक्नोलॉजी। वो दो भाई वहाँ 7 साल काम करके पैसा जमा करके आते हुए वो लेके आए, वो वापस तुर्की आए और वो लाकर उन्होंने इस्तांबुल में इंस्टॉल किया और वहाँ लाइनों की लाइनें। अच्छा, ये बताएं कि टर्की में जो डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा जो अपनी राय है वो, चूंकि मैं राय आपकी जानना चाहता हूँ, क्या वहाँ पे रियल डेमोक्रेसी आ गई है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा। उसकी वजह ये है, मैं अभी कल परसों पढ़ रहा था यशार कमाल का एक आर्टिकल, वो उसने 69 में लिखा था। अच्छा। उसमें उसने ये रोना रोया है। लेकिन मैं आज पूछ रहा हूँ, और वो उस वक्त की हालत ये थी कि जो आज हमारी है। अच्छा, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। और उसमें वो जो वजूहात उसने बताई, अच्छा। उसने कहा कि हमारे सारे जो देहाती हैं अनपढ़ हैं। अच्छा, 69 में सारे गुलाम हैं। गुलाम, ये फ्यूडल लॉर्ड्स के गुलाम हैं। याशर कमाल कम्युनिस्ट रुझानात रखता है, कम्युनिस्ट रुझान। मैंने अपनी एक लॉन्चिंग हो रही थी टर्किश राइटर्स यूनियन में अंकारा में, तो वहाँ मैंने यशार कमाल की तारीफ़ की। मैंने कहा अगर ये मुसलमान ना होता और तुर्क ना होता तो इसको नोबेल प्राइज़ कब का मिल चुका होता। ये सही बात है, ये मेरी भी इतला ये है कि, लेकिन उनमें से जो बड़ी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि टर्की आज कोई ज़्यादा डेमोक्रेटाइज नहीं है, हमारे से ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं है? वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं हमसे डेफिनेटली ज़्यादा है। वहाँ पे बल्दिया ज़्यादा मजबूत है। एक तो ये है जी कि वहाँ वोट ना देने वालों की तादाद ऑलमोस्ट नील, 99% टर्नआउट होता है, कंपल्सरी है, बहुत रिच टर्नआउट है, जिसकी जो इटसेल्फ इंडिकेशन है कि हाँ लोगों में इंटरेस्ट। लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट भी 99% समझ लें आप। और यूनिवर्सिटीज भी बहुत ज्यादा है, हायर एजुकेशन बहुत ज्यादा है। और जो बल्दिया है, सूबा जिसको बोलते हैं, 80 से ज्यादा है हमारे डिस्ट्रिक्ट, वो एम्पावर हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं? नहीं, उनके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वहाँ पावर ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि बिकॉज बेसिकली देयर ऑल टर्क्स। तो उनको ये जो यूनिफाइंग फैक्टर है वो इस्लाम है और तुर्किज्म है। अच्छा, तो इसलिए वो आपस में बड़े स्ट्रांगली यूनाइटेड है। अच्छा, ये जो तुर्की है इसका बड़ा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में भी, इसकी वजह यह है कि टर्की रीजनल पावर है या उसके कुछ इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में? नहीं, उसका इंटरेस्ट ये था कि अतातुर्क ने अपनी रिपब्लिक बनाते ही सबसे पहला मुल्क जिसके साथ उसने ताल्लुकात बनाए वो अफगानिस्तान था। और ये अफगानिस्तान के साथ उनका एक कॉम्पैक्ट हुआ था। उसके बाद से पूरी अफगान आर्मी को टर्की वाले ट्रेन करते रहे। हर साल हमारे स्टाफ कॉलेज में 2 साल में 1 अफसर जाता था पाकिस्तान से, उनके हर साल 6 अफसर आते थे। अभी भी सूरत हाल ऐसी है, चूँकि अफगानिस्तान में अभी भी उनकी सिंपैथीज अफगानिस्तान के साथ बहुत है। अच्छा, कुर्बत है। और उसकी बैकग्राउंड यही है कि उस ज़माने से चली आ रही है दोस्ती उनके आपस में, हालांकि अफगानिस्तान उनको कुछ दे नहीं सकता। सही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि टर्की को बड़ा रोल मॉडल मुस्लिम दुनिया में बनाया जाता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट भी हुई है, साथ खाली दौलत नहीं आई, तहजीब भी आया है, तमद्दुन भी आया है, मॉडर्नाइजेशन भी हुई है, इस्लाम की मॉडर्नाइजेशन भी हुई है। तो इसका क्रेडिट तो अतातुर्क के रेवोल्यूशन ही को जाएगा ना? कुछ तो उनको जाता है, और कुछ जो भी लेटेस्ट पिछले 10-15 साल से जो बड़ी तेज़ तरक्की हुई है वो है यूरोपियन यूनियन। अच्छा, क्योंकि टर्की चाहता है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने। टर्की बड़ा कीन है। जी हाँ, और ये सिर्फ हुकूमत की लेवल तक ही नहीं है, अवाम की लेवल तक। अवाम भी चाहते हैं कि टर्की किसी तरह वहाँ, क्योंकि अवाम में से उनकी जो मैक्सिमम बाहर से जो फॉरेन एक्सचेंज आता था
वो टर्किश वर्कर्स इन जर्मनी वो भेजा करते थे, और वहाँ जो तुर्क जाते थे वो फिर अपने पूरे गांव को वहाँ खींच लेते। सही है। अच्छा, मैं ये एक बात आपसे कंफर्म करना, आखिरी मेरी बात है कि तुर्कों का दावा है कि 30-35 करोड़ हैं अगर सारी टर्को रिपब्लिक की जाए। तो एक थीसिस ये भी है, बड़ा किसी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कि जो यूरोप है उसको फियर है कि जो टर्की लीड कर रहा है टर्की रिपब्लिक्स को, जो कि 100% लिटरेसी रखती हैं, खुद टर्की एक मॉडर्न स्टेट है, तो ये फियर तो हकीकत है कि इमर्जिंग पावर सेंटर बन सकता है मिडिल ईस्ट में, टर्की और टर्की रिपब्लिक्स। ये भी है जी, लेकिन दरअसल बात यह कि टर्की की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते ये लोग।